साथियों, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं हरिश्चंद्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं काफ़ी निकट आ चुकी हैं। तो इसी क्रम में मैंने कुछ लेक्चर्स शुरू किए थे। उसी क्रम में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 प्रथम सेमेस्टर के पहली यूनिट को पूर्णतः समाप्त कर लिया है और उसके अंतर्गत हमने विस्तृत क्वेश्चन पे चर्चा की। आज बिना समय गवाए हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट के सेकंड यूनिट के प्रथम विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए कॉम्पटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं और लेक्चर्स को सुनते हैं। भारत का संविधान विधायी शक्तियों की 2 श्रेणियों में विभाजित करता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से और विधान विषय की दृष्टि से। इस कथन के संदर्भ में भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायी शक्ति का परीक्षण करें। उन विशेष परिस्थितियों का वर्णन करें जिनमें संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स टू-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर with respect to territory and with respect to subject matter. Explain and illustrate the legislative powers under Indian Constitution with reference to above statement. Discuss those special circumstances wherein Parliament become competent to enact law on the subject mentioned in state list. संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की प्रणाली को समझाइए। संसद किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। व्हेन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। भारतीय संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काफ़ी हद तक अपनाया गया है। विधायी शक्तियों का भी विभाजन संघ तथा राज्यों के मध्य है। आमतौर पर भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से और विधान की विषय वस्तु की दृष्टि से। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विधायी शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 ये प्रावधान करता है। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 245 के खंड 1 के अनुसार संसद द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण से अमान्य नहीं समझी जाएगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। H वाडिया बनाम इनकम टैक्स आयुक्त बम्बई AIR 1949 फेडरल कोर्ट 18 नामक वाद में फेडरल कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रभुता संपन्न विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि को किसी देशी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। ऐसा विधान जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर सकता है विदेशी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता था। उन्हें लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, किंतु ये सब नीति के प्रश्न हैं जिन पर देश के न्यायालयों में विचार नहीं किया जा सकता। अब दूसरा है क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। अनुच्छेद 245 खंड 1 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है, परंतु इस सामान्य नियम का एक अपवाद भी है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि राज्य क्षेत्र से बाहर लागू हो सकेगी यदि राज्य तथा उस विषय वस्तु से कोई संबंध हो जिसके ऊपर वह विधि लागू होती है।
दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की दृष्टि से विधायी शक्ति का विभाजन। संघीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इसमें संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन रहता है। संघ की विधायिनी संसद तथा राज्य की विधायिनी राज्य विधानमंडल के मध्य भी विधायी शक्तियों के विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण विषय वस्तुओं का समावेश 3 सूचियों में किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अमेरिकी संविधान में सिर्फ केंद्रीय सरकार की विधायी शक्ति का उल्लेख संविधान में किया गया है तथा अवशिष्ट विषय वस्तु पर विधान निर्मित करने की शक्ति राज्य पर छोड़ दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने अमेरिकी संविधान का अनुसरण किया है। कनाडा का संविधान विधायी शक्ति का विभाजन 2 श्रेणियों में करता है, संघीय शक्तियाँ तथा प्रांतीय शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार को प्रदान की गई। भारतीय संविधान में उल्लिखित विधायी कार्यशक्ति का विभाजन विषय वस्तु की दृष्टि से निम्न सूचियों में किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति सिर्फ संसद को है। उस सूची में राष्ट्रीय महत्व तथा राष्ट्रीय विस्तार के विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे देश की रक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध तथा संधि, परमाणु ऊर्जा, रेल, वायुमार्ग, समुद्र मार्ग, डाक तार, संचार, विदेशी व्यापार, नागरिकता, जनगणना, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, बीमा, विनियमन, चेक, वचन पत्र, बाटों तथा मापों का सत्यापन, चलचित्रों का प्रमाणीकरण, आयकर, सीमा शुल्क इत्यादि। इसके अंतर्गत कुल 97 विषय हैं। दूसरी सूची है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक एवं स्थानीय महत्व के होते हैं। इसमें राज्यों को विधि निर्माण की शक्ति है। इसमें कुल 66 विषय हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, न्याय प्रशासन, जेल, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, औषधालय, मादक द्रव्य का उत्पादन, निर्माण करना, परिवहन, क्रय या विक्रय, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, वन, सार्वजनिक आमोद प्रमोद इत्यादि। तीसरी सूची है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय सम्मिलित किए गए हैं जो केंद्रीय महत्व के होते हुए क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के होते हैं। उन पर विधि निर्माण संसद तथा राज्य विधानमंडल कर सकती है। यदि संघ द्वारा बनाई गई विधि तथा राज्य में बनाई गई विधि में असंगतता है, ऐसी दशा में केंद्रीय विधि ही प्रभावी होगी। समवर्ती सूची में 47 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह, संविदाएँ, न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से भिन्न न्याय प्रशासन, दीवानी प्रक्रिया, वन, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, व्यापार संघ, सामाजिक सुरक्षा, विधिवृत्ति, राष्ट्रीय जलमार्ग, मूल्य नियंत्रण, विद्युत, समाचार पत्र आदि विषय प्रमुख। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से शिक्षा को निकालकर समवर्ती सूची में समाविष्ट कर दिया गया, जिससे शिक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण हो सके। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर्स। अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है उसे अवशिष्ट विषय माना जाए तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति संसद में अर्थात केंद्रीय विधायिनी में होगी। यह पद्धति अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भिन्न है, जहां अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्य सरकारों में है। राज्य सूची के विषयों पर संसद को विषय बनाने की शक्ति। सामान्य परिस्थितियों में संघ तथा राज्य के मध्य विधायी शक्ति के पृथक्करण का पालन कठोरता से किया जाएगा, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यह शक्ति वितरण या तो निलंबित कर दिया जाता है या केंद्र को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है राष्ट्रहित। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि यह आवश्यक है कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर संसद विधि बनाए, तो संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर विधि बना सकती है। राज्यसभा का संकल्प सिर्फ 1 वर्ष के लिए पारित होगा।
परंतु उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व राज्यसभा में प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति होगी आपात घोषणा। अनुच्छेद 250 के अनुसार जब आपात घोषणा की गई है तो उस आपात अवधि में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह के पश्चात स्वयं निष्प्रभावी हो जाएगी। और तीसरी परिस्थितियां हैं राज्य की सहमति से। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल यह संकल्प पारित करते कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना वांछनीय है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि में संशोधन सिर्फ संसद द्वारा किए जाएंगे। अगली परिस्थिति है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए विधि बना सकती है, चाहे वह राज्य का विषय हो क्यों न हो, परंतु ऐसी विधि स्वतः लागू नहीं होती। संधियों के कार्यान्वयन के लिए संसदीय विधान आवश्यक होता है। और पांचवी परिस्थिति है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया नहीं जा सकता, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के द्वारा या संसद के अधीन प्रयोग की जाएंगी। संसद को राज्य की सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति असामान्य परिस्थितियों में मिलती है तथा उस असामान्य परिस्थिति के समाप्त होते ही इस शक्ति के अंतर्गत निर्मित विधि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह भी कि इन परिस्थितियों में भी राज्य विधानमंडल भी इन विषयों पर विधि निर्मित कर सकते हैं। यदि संसद द्वारा निर्मित विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में कोई विरोध या विसंगति होती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी। आज के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट के लेक्चर में यहीं तक। अब हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और LLB प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर सेकंड पेपर कॉन्ट्रैक्ट 1 के अगले विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अब जो लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ उसमें एक प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फर्स्ट पेपर से और एक प्रश्न उसी वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के फर्स्ट पेपर से। तो इस प्रकार से प्रतिदिन एक ही वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पेपर के एक एक विस्तृत उत्तरी प्रश्न की चर्चा होती है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है आज, जिसका कि एक प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट के 7वें विस्तृत उत्तरी प्रश्न की व्याख्या करूंगा, जो इस प्रकार है। संविदा कब पूर्ण हुई मानी जाती है? प्रस्तावना के लिए प्रतिग्रहण या स्वीकृति का वही महत्व है जो कि बारूद की एक ट्रेन के लिए जलती हुई एक सलाई का है। ये दोनों एक ऐसा कार्य करते हैं जो वापस नहीं हो सकता। एंसन के द्वारा तो विवेचना करें निम्नलिखित दशाओं में संविदा कब और कहाँ पूरी होती है? जहाँ पक्षकार दूरस्थ हो और टेलीफोन द्वारा संविदा कर रहे हों, जहाँ पक्षकार एक दूसरे की उपस्थिति में संविदा कर रहे हों, और तीसरा बिंदु होगा जहाँ पक्षकार दूरस्थ हों और ईमेल द्वारा संविदा कर रहे हों। When the contract is said to be complete, acceptance is to an offer what a lighted match is to a train of gunpowder. Both do something which cannot be undone.
Anson comment. When and where does a contract conclude in the following cases? A. Where the parties are at distance and are contracting through telephone. Now B. Where the parties are contracting in each other presence. Now the C. Where the parties are at distance and are contracting through email. संविदा कब पूर्ण मानी जाती है? एक वैध संविदा के सृजन के लिए एवं वैध तथा पूर्ण प्रस्ताव तथा एक वैध एवं पूर्ण स्वीकृति का मिलन आवश्यक है। जब एक पूर्ण तथा वैध प्रस्ताव तथा एक वैध एवं पूर्ण स्वीकृति आपस में मिलते हैं तो संविदा का सृजन होता है। संविदा एक ऐसा विस्फोट है जो प्रस्ताव रूपी बारूद तथा जलती दिया सलाई रूपी पूर्ण एवं वैध स्वीकृति के संयोग से उत्पन्न होता है तथा एक बार जब प्रस्ताव रूपी बारूद की गाड़ी पर सलाई रूपी स्वीकृति का मिलन हो जाता है तो एक ऐसा कार्य हो जाता है जिसे मूल रूप से वापस नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव कब पूर्ण होता है? संविदा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्तावक तथा स्वीकृतिकर्ता के लिए एक ही समय पूरा होता है और वह समय है जब प्रस्ताव की सूचना स्वीकृतिकर्ता की जानकारी में आती है। प्रतिग्रहीता को जब प्रस्ताव की जानकारी हो जाती है उसके पश्चात प्रस्तावक प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता। उदाहरण स्वरूप का दिनांक 12 जनवरी 1996 को अपनी कार 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव ख को पत्र द्वारा प्रेषित करता है। यह पत्र 15 जनवरी 1996 को ख को प्राप्त होता है तथा ख पत्र को 15 जनवरी 1996 को पढ़ता है। अतः प्रस्ताव क तथा ख दोनों के लिए 15 जनवरी 1996 को पूरा होता है। क अपना प्रस्ताव 15 जनवरी 1996 से पूर्व वापस ले सकता है, उसके पश्चात नहीं। इस प्रकार 15 जनवरी 1996 को पत्र ख को प्राप्त हो जाने के पश्चात जिस समय पत्र ख पढ़ता है उस समय से पूर्व क अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। उसके पश्चात प्रस्ताव यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो वह एक पूर्ण तथा वैध प्रस्ताव हो जाता है। स्वीकृति या प्रतिग्रहण कब पूर्ण होती है? इस बिंदु पर अंग्रेजी विधि तथा भारतीय विधि में भेद है। अंग्रेजी विधि में प्रतिग्रहण प्रस्तावक तथा प्रतिग्रहीता दोनों के लिए एक समय पूरा होता है। अंग्रेजी विधि के अनुसार जब स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया जाता है तब प्रतिग्रहण प्रस्तावक तथा प्रतिग्रहीता दोनों के लिए पूर्ण हो जाने के कारण प्रतिग्रहण पूर्ण होते ही संविदा का जन्म हो जाता है तथा प्रस्तावक न अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है और न ही स्वीकृतिकर्ता अपना प्रतिग्रहण ही वापस ले सकता है। लेकिन भारतीय विधि में संविदा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति प्रस्तावक के लिए तथा स्वीकृतिकर्ता के लिए भिन्न भिन्न समयों पर पूरी होती है। प्रस्तावक के लिए स्वीकृति तभी पूरी हो जाती है जब प्रतिग्रहीता या स्वीकृतिकर्ता प्रतिग्रहण या स्वीकृति को संचार के माध्यम से ऐसे प्रेषित कर देता है कि प्रतिग्रहण को वापस लेना प्रतिग्रहीता के नियंत्रण के बाहर हो जाता है, जैसे पत्र को डाक पेटी में डाल देना है। इस प्रकार ज्यों ही स्वीकृतिकर्ता अपनी स्वीकृति पत्र पेटिका में डाल देता है प्रस्तावक के लिए संविदा पूर्ण हो जाती है तथा प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता तथा बारूद रूपी प्रस्ताव तथा दिया सलाई रूपी स्वीकृति के संयोग से अखंडनीय संविदा का जन्म हो जाता है। परंतु स्वीकृतिकर्ता के लिए तब पूरी होगी जब स्वीकृति की जानकारी प्रस्तावक को हो जाए। इस प्रकार ख के प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 15 जनवरी 1996 को पत्र पेटिका में डाल देता है तो क के लिए संविदा का निर्माण 15 जनवरी 1996 को ही हो जाता है तथा क प्रस्तावक तथा ख स्वीकृतिकर्ता के मध्य अखंडनीय संविदा का निर्माण हो जाता है। परंतु ख
स्वीकृतिकर्ता के लिए संविदा का निर्माण तब पूरा होगा जब स्वीकृति की जानकारी प्रस्तावक को होगी, अर्थात जब वह पत्र पाएगा। उदाहरण स्वरूप, ख अपनी स्वीकृति पत्र पर भेजता है, परंतु प्रस्ताव का खंडन तार द्वारा भेजता है। क्या यदि पत्र तथा तार क प्रस्तावक को साथ साथ मिलते हैं तो प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति को तार तथा पत्र साथ साथ प्राप्त होता है तो आम तौर पर तार पहले पढ़ेगा तथा उसे खंडन की जानकारी पहले होगी। प्रस्ताव की स्वीकृति ज्यों ही पूर्ण हो जाएगी, एक वैध संविदा का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावक के लिए संविदा तभी पूर्ण हो जाएगी जब स्वीकृति डाक पत्र में डाल दिया जाता है, परंतु स्वीकृतिकर्ता के लिए संविदा का निर्माण तब होगा जब स्वीकृति की जानकारी प्रस्तावक को हो जाती है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक दूसरे के लिए बारूद की गाड़ी तथा जलती सलाई हैं। जब एक वैध तथा पूर्ण प्रस्ताव तथा एक वैध तथा पूर्ण स्वीकृति का मिलन हो जाता है तो एनसन महोदय के अनुसार एक ऐसा कार्य हो जाता है जो कि उसे रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्ताव तथा स्वीकृति के संयोग के पश्चात संविदा रूपी विस्फोट हो जाने के पश्चात प्रस्ताव तथा स्वीकृति अपना मूल रूप खोकर नया रूप ले लेते हैं, जिसे पुनः मूल रूप में से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एनसन के अनुसार यदि बारूद भीगा है, अर्थात प्रस्ताव वापस ले लिया जाता, या सलाई रास्ते में बुझ जाती है, अर्थात स्वीकृति पूर्ण रूप से पूर्व विखंडित कर दी जाती है, या यदि स्वीकृति वापस ले ली जाती है तो भी संविदा रूपी विस्फोट का जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार एनसन महोदय द्वारा प्रस्ताव की तुलना बारूद के साथ तथा स्वीकृति की तुलना जलती हुई सलाई के साथ अति उपयुक्त है, क्योंकि इन दोनों का संयोग एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है कि प्रस्ताव तथा स्वीकृति को मूल रूप में पुनः वापस पाया नहीं जा सकता, तथा यदि बारूद भीगा हो या जलती सलाई रास्ते में बुझ जाए, अर्थात यदि प्रस्ताव को स्वीकृति के पूर्व वापस ले लिया जाए या स्वीकृति का वैध प्रति संग्रहण कर दिया जाए, तो संविदा का सृजन नहीं होगा तथा पक्षकारों के मध्य विधिक संविदात्मक संबंध स्थापित नहीं होंगे। अब क बिंदु पर चर्चा करते हैं, जहां पक्षकार दूरस्थ हो और टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा संविदा कर रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है कि संविदा के पक्षकार एक दूसरे से बातचीत तो सीधे करते हैं, परंतु एक दूसरे के सामने नहीं होते, या दूर से बात करते हैं या दूर होते हैं। तो उदाहरण के लिए टेलीफोन द्वारा बातचीत, जब टेलीफोन द्वारा प्रस्ताव किया जाता है और उसी के द्वारा स्वीकृति की सूचना भेजी जाती है, तो संविदा का निर्माण तब होता है जब स्वीकृति का तथ्य प्रस्तावकर्ता के ज्ञान में आ जाता है। इस संबंध में कोर्ट ऑफ अपील द्वारा निर्णित इंटोडस लिमिटेड बनाम मेल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन 1955 टू AII.ER 493 का वाद इसका उदाहरण है। वादी ने लंदन से टेलेक्स द्वारा हॉलैंड की एक पार्टी को कुछ सामान खरीदने का प्रस्ताव भेजा और उसी टेलेक्स से प्रतिवादी पार्टी ने अपनी स्वीकृति दे दी, जो प्रस्तावक को प्राप्त हो गई। संविदा पूर्ण हो गई। अब प्रश्न यह उठा कि संविदा लंदन में उत्पन्न हुई या हॉलैंड में। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविदा लंदन में उत्पन्न हुई, क्योंकि टेलीफोन द्वारा संदेश तुरंत पहुंच जाता है जबकि डाक में समय लगता है। अतः संविदा उस स्थान पर पूर्ण होती है जहां स्वीकृति प्रस्तावकर्ता को प्राप्त होती है। उपयुक्त मत का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी AIR 1966 SC के वाद में कर दिया है। इस वाद में वादी ने अहमदाबाद में टेलीफोन द्वारा खामगांव में प्रतिवादी ने कुछ सामान्य क्रय करने के लिए प्रस्ताव किया। प्रतिवादी ने अपनी स्वीकृति तुरंत दे दी। वादी का कहना था कि संविदा अहमदाबाद में पूरी हुई, जबकि प्रतिवादी का कहना था कि संविदा खामगांव में पूरी हुई। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा
कि संविदा अहमदाबाद में पूर्ण हुई थी, क्योंकि स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को अहमदाबाद में प्राप्त हुई थी। अब ख बिंदु पर चर्चा करते हैं, जहां दोनों पक्षकार एक दूसरे के सामने हो। यदि संविदा के पक्षकार एक दूसरे से वार्तालाप सीधे स्वयं कर रहे हों, तो उनमें से एक पक्षकार प्रस्ताव दूसरे पक्षकार से करेगा और दूसरा पक्षकार जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और अपनी स्वीकृति से प्रस्तावकर्ता को अवगत करा देता है, तो वहीं पर संविदा पूर्ण हो जाती है। इस संबंध में हसे बनाम हार्न पीने 1893 1Q.B 256 का वाद प्रमुख है। अ ने ब से अपना घर 5,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव किया। ब ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि मैं आप द्वारा कथित मूल्य पर घर खरीदने को तैयार हूँ, यदि मेरा वकील घर के कागजातों का अनुमोदन कर देता है, जहां संविदा दोनों पक्षकारों के बीच पूरी हो गई, क्योंकि ब द्वारा की गई स्वीकृति अ के संज्ञान में आ गई थी। अब तीसरा ग बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, जहां पक्षकार दूरस्थ हो और ईमेल या फैक्स द्वारा संविदा कर रहे हों। ईमेल या फैक्स तीव्र संचारण का एक तरीका है। इसमें संविदा तभी पूरी होती है जब प्रतिग्रहण प्रस्थापक को प्राप्त हो जाए और संविदा उस स्थान पर पूर्ण होगी जहां प्रतिग्रहण प्राप्त होता है। इस संबंध में मेसर्स गैमैन इंडिया लिमिटेड बनाम पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड AIR 1977 P&H के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि फैक्स के माध्यम से भी प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो सकता है। इसी प्रकार से आज हमने एक ही वीडियो में 2 प्रश्न पत्रों के एक विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर विवरणात्मक व्याख्या की, जिसमें कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट पर चर्चा की। बहुत ही निकट आ रहे हैं MGKV PNSC PG कॉलेज के एग्ज़ाम। मन लगाकर पढ़िए, जमकर पढ़िए, जहाँ तक संभव हो सकेगा। कॉम्पिटेरिया अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स को बराबर लाता रहेगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल पूर्णतः निःशुल्क है और इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और नित्य निरंतर LLB फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ही रोचक लेक्चर्स को देखते रहिए। आगामी दिनों में मैं विधि प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए भी कई लेक्चर्स लाऊंगा, तो बने रहें कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।